हमारे सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। वन इज एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इन तीनों बातों के आधार पर हमारी सोसाइटी खड़ी है। विशेष रूप से आज क्लाइमेट चेंज के कारण हम किस प्रकार की समस्याएं उसका अनुभव कर रहे हैं, ये दिल्ली के लोगों को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से प्रदूषण हमारी बहुत बड़ी समस्या है और प्रदूषण किस कारण हो रहा है इसका भी बड़े प्रमाण पर हमने काफी बड़े प्रमाण पर रिसर्च भी किया है। आज हमें ऐसी नीति अपनानी होगी कि प्रदूषण किस कारणवश है, उसको दूर करने के लिए हम कौन से प्रयास कर सकते हैं जिसके कारण हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ये हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी हमारे देश में विशेष रूप से फॉसिल फ्यूल में 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है और हमारी टोटल इकोनॉमिक चैलेंज भी इसके कारण बहुत बड़ा है। प्रदूषण की भी समस्या है और विशेष रूप से स्वाभाविक रूप से हमें इकोनॉमिक चैलेंज भी जिसका एक बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। मैं आपको ये कहूंगा कि पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल जो है, इससे छुटकारा पाने से हम 40% पोल्यूशन को कम कर सकेंगे। ये संभव है ऐसा मुझे लगता है। और आज ऐसी स्थिति है कि फॉसिल फ्यूल तो इंपोर्ट तो करते ही है, पर इसके अलावा देश में हम कोल भी करीब 12 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट करते हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से ऊर्जा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, इसके लिए हमें कृतसंकल्प भी होना है और उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी को की भी संशोधन करना है। जो टेक्नोलॉजी का रिसर्च हो रहा है, इसमें हमारे आईआईटी जैसी संस्थाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी होगी और इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं होगी तो उसका कोई उपयोग नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि नीड बेस्ड रिसर्च, रीजन बेस्ड रिसर्च और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बेसिस पर रिसर्च होना चाहिए। जो जहां जहां ऐसा चीज है जिसके कारण हम उपयोग कर सकते हैं, उसका ही उपयोग हमको करना पड़ेगा। जहां तक पावर के सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी में भी हमने काफी काम किया है और उसके साथ साथ अभी 2030 तक हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल आधारित इलेक्ट्रिसिटी क्षमता को निर्माण करने का टारगेट रखा है। 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री करने का हमने ऑलरेडी पेरिस अकॉर्ड में ये भी कमिटमेंट की है। ये बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी जो है 172 गीगावाट, आज हम भारत 4थे नंबर पर वर्ल्ड में है और हमारे टोटल पावर बास्केट में 38% शेयर सोलर एनर्जी का है, जो हमारा 60% टारगेट हमने रखा है। विशेष रूप से सोलर एनर्जी पोटेंशियल 750 गीगावाट है और उसके साथ विंड एनर्जी का पोटेंशियल 700 गीगावाट है और हाइड्रो पावर भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो 1980 का फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एक्ट है, वो एक्ट एक तरफ हम पर्यावरण को बढ़ाना चाहते हैं, हम विशेष रूप से कार्बन न्यूट्रल बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो विकास भी करना है और पोल्यूशन भी कम करना है, तो निश्चित रूप से हमें हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स को भी क्लियर करना पड़ेगा। उसके में भी काफी दिक्कतें हैं। 145 गीगावाट हाइड्रो पावर का भी हमारा पोटेंशियल है। जियो थर्मल के भी क्षेत्र में हमने जितना ज्यादा काम करना चाहिए उतना अभी तक नहीं किया। वो भी एक पोटेंशियल है जिसको हमको एक्सप्लॉइट करना होगा, क्योंकि ऊर्जा के बिना हम विकास नहीं कर सकते। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगी तो इंडस्ट्री आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो
तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल अगर तैयार होगा तो गरीबी दूर होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। और इसलिए ऊर्जा के बिना विकास नहीं हो सकता, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें हाइड्रो पावर के साथ साथ आज जियोथर्मल के साथ साथ न्यूक्लियर पावर को भी सोचना होगा। वर्ल्ड में ये विवाद का विषय रहा है, पर यहां हमारे पास यूरेनियम की कमी है, तो थोरियम बेस्ड पावर का हमें किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, इसके ऊपर भी उसको कमर्शियलाइज करके इकोनॉमिक वायबिलिटी लेकर उसके में भी संशोधन करने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण बात जो है, जो आज हमारे सामने चैलेंज के रूप में खड़ी है, जिसका संबंध आप लोगों से शायद नहीं है, पर वो देश के साथ है और समाज के साथ है। शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस, हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है, और सड़ने वाली कॉस्ट इतनी बड़ी है कि आज हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ाई है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पंजाब हरियाणा में चावल रखने की नौबत आई है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं अनेक सालों से बात करते रहा हूं, अभी सरकार में भी मान्य हो गई कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए कि मैं खुद एग्रीकल्चर में काम करता हूं, और जिस क्षेत्र से आया वहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ में हमारी 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और रूरल क्षेत्र से संबंधित है, और जबकि हमारे जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन केवल 12% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 22 से 24% है, और सर्विस सेक्टर का 52 से 54% है। और एग्रीकल्चर में एक बात पक्की है कि अब गेहूं, चावल, मक्का लगाकर, गन्ना लगाकर किसानों की तकदीर नहीं बदल सकती। मैंने अपने क्षेत्र में खुद प्रयोग किया, मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं, और आज हम लोग इथेनॉल बनाते हैं, जिसके कारण चीनी मिल जिंदी रही। चीनी मिल का बिजनेस ऐसा हो गया कि 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीद करो और 99 रुपए का फिनिश प्रोडक्ट बेचो, तो कौन प्रॉफिट में रहेगा? और धीरे धीरे जिनका संबंध नहीं वो भाव बढ़ाते जा रहे पॉलिटिकल कारण के, और इसके कारण शुगर मिल कोलैप्स हो रही है। अब बड़ी अच्छी बात हुई कि जब इथेनॉल आया तो सी मोलाइसिस से जो 4% आता है, बीएबी मोलाइसिस से 7%, और शुगर केन जूस से भी अब इथेनॉल बना है। आज हमारे देश में 450 करोड़ लीटर इथेनॉल होता था, जबकि हम 20% पेट्रोल में डालेंगे तो 1000 करोड़ लीटर की जरूरत है। अभी हमने ब्रोकन राइस से, मक्के से, बाकी भी बातों से, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है। इंडियन ऑयल ने आसाम में बाम्बू से भी इथेनॉल बनाया, और अभी पानीपत में 1 लाख लीटर इथेनॉल राइस स्ट्रॉ परली, जिसके प्रदूषण के कारण दिल्ली त्रस्त है, उससे 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन पर डे तैयार करने का प्लान डाला है। तो ये आम के आम गुठले के दाम जैसा है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि हमें धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना ही ज्यादा अच्छा होगा। बायोमास बेस जो ग्रीन पावर है उसकी भी हालत खराब हो गई, क्योंकि सोलर पावर का भाव कम हो गया, 2 रुपए 60 पैसे तक आया, और ग्रीन पावर का जो रेट है वो 6.5 रुपए है। तो जो राज्य सरकार है उनके डिस्कॉम की कहानी अलग है। राज्य सरकार के डिस्कॉम में अभी कम से कम 16 लाख करोड़ का नुकसान है, और उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी स्वीकार की है, मोर जनरेशन मोर लॉसेस, नो जनरेशन नो लॉसेस। तो वहां एक नई समस्या है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से सोलर पावर डालकर वो अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, वो ठीक है, पर हमें बायोमास बेस्ड पावर भी हमको खड़ी लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना होगा, और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने में आईआईटी का और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने खुद अपने ट्रैक्टर को बायो सीएनजी में कन्वर्ट किया है। अभी देश में ऐसे 26 प्लांट हैं जो बायोमास से, परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार कर रहे हैं,
और 135 प्लांट ऐसे जो प्रोसेस में है। मैं उसी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। तो ये जो परली है, ये जलाने के बजाय 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी, 10 टन ऑफ कॉटन स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी, एंड 12 टन ऑफ नेपियर ग्रास इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। तो अब मैं लोगों को ये कहने लगा हूं कि जहां चावल होती है वहां राइस स्ट्रॉ बहुत है, और वहीं हम लोग राइस स्ट्रॉ को, अभी प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ रही है, तो राइस स्ट्रॉ का उपयोग पंजाब हरियाणा में तो बहुत पोटेंशियल है, और हम बायो सीएनजी तैयार करें और हमारे एरिया के ट्रक, ट्रैक्टर और बसेस जो डीजल पर है, पेट्रोल पर है, उसको सीएनजी में कन्वर्ट करें। मैंने खुद अपने शहर में अभी 4 पंप हो गए सीएनजी के, एलएनजी के भी 2 पंप हो, जब से पाइपलाइन से हमारे आया नहीं है। और हमारे यहाँ बड़े प्रमाण पर हमने टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसेस, कारपोरेट कन्वर्ट की। इससे पोल्यूशन भी कम होगा और कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। और इसलिए आने वाले समय में बायोमास का उपयोग करके गैस, बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार करना ये इकोनॉमिकली वायबल भी है। आज हमारा जो पेट्रोलियम सीएनजी है उसकी तुलना में ये बायो सीएनजी आज हमको मैक्सिमम 46 to 48 रुपीज पर केजी पड़ता है, और इससे जो रेसिड्यू मिलता है वो फर्टिलाइजर करके काम में आता है। तो प्रैक्टिकल लेवल पर ये सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है, काफी बड़े प्रमाण पर इसकी किट भी तैयार की गई है। मैंने खुद अपना ट्रैक्टर कन्वर्ट किया तो 1 लाख रुपए साल की बचत है। अगर पूरे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब में ये सीएनजी तैयार करके ट्रैक्टर भी कन्वर्ट करेंगे तो किसानों को भी फायदा होगा, प्रदूषण भी कम होगा और फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट भी कम होगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो निश्चित रूप से ये भी रूट हमारे लिए अच्छा है। एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ बात है कि बाम्बू के बारे में हम पिछले 15-20 साल से बहुत कोशिश कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि अभी हमने बाम्बू का क्रैश बैरियर नेशनल हाईवे में अप्रूव किया है। जो आसाम का बाम्बू है वो बाम्बू से क्रैश बैरियर करके अब लोहे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाम्बू से बंगलोर का नया एयरपोर्ट बन रहा है। बाम्बू से कतार में अभी जो स्टेडियम बने उसमें उसका उपयोग किया गया। मालदीव्स में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बाम्बू से बने। बाम्बू से फर्नीचर बनता है। बाम्बू से अंडरपैंट और बनियान इतनी अच्छी है कि पसीना नहीं आता। जर्सी बनती है, और बाम्बू में फैशन मॉडल ने इतने अच्छे कपड़े से ये किए है कि आज बाम्बू से आचार तक बनता है और कपड़े तक बनते हैं। और वेस्ट लैंड ऐसी है कि जहां अगर हम बाम्बू लगाएंगे, तो अभी रोड के बाजू में बड़े प्रमाण पर हमने लगाने की शुरुआत की। भीमा बाम्बू करके कर्नाटक का है, जो 1 एकड़ में 200 टन होता है। अब मैं चीनी मिले चला था तो मैंने अब जाहिर कर दिया है कि जो बाम्बू लगाएगा गन्ने के भाव से बाम्बू खरीदी करेंगे, और इससे पर्यावरण बहुत बचेगा, क्योंकि बाम्बू काफी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। और छोटी छोटी मशीन्स हैं, और आईआईटी में इसमें मुझे लगता है कि ये ज्यादा रिसर्च और करें। उसमें 3 mm और 20 mm के टुकड़े तैयार होते हैं, और वो अगर हम इसमें डालते हैं, एक तो पल्वराइज करके जो होगा वो बड़े बॉयलर में जाएगा, और जो टुकड़े होंगे वो छोटे बायोमास के बॉयलर में जाएंगे। तो ये व्हाइट कोल करके हम अगर इसका उपयोग करेंगे, तो आज कोल की कैलोरिक वैल्यू जो है वो ध्यान में लेते हुए एक जो हम हिसाब करते हैं कि 4000 रुपए टन कोल, तो उसकी कैलोरिक वैल्यू 1 रुपया 10 पैसे आती है फ्यूल कॉस्ट। और बाम्बू को भी अगर कहे तो वो भी 1 रुपया 10 पैसे आती है। मैंने प्रयास करके एनटीपीसी और स्टेट कारपोरेशन ने 6% बायोमास की ये जो पैलेट बनते हैं उसको लेने के बारे में अनिवार्यता की है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होकर करोड़ों को रोजगार भी मिल सकता है, और इसलिए वेस्ट लैंड देश में बहुत पड़ी है। मुझे अक्सर हेलीकॉप्टर से घूमने का मौका मिलता है, तो मैं मजाक में कहता हूं कि जैसे सर पर एक भी बाल नहीं हुआ वैसे दिखता है, वैसा पूरा ऊपर से दिखता है, कोई पेन नहीं लगता। तो इसका उपयोग बाम्बू प्लांटेशन के लिए करेंगे तो पर्यावरण की भी रक्षा होगी और एनर्जी को भी निर्माण कर सकेंगे। हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि नीड बेस्ड रिसर्च में अभी कोल से मिथेनॉल बनता है, और कोल से 450 पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं, अमोनियम नाइट्रेट और डीजल बनता है। अभी हम 60,000 करोड़ का यूरिया इंपोर्ट करते हैं,
जबकि अभी हमने 2-3 बहुत दिनों से, जब से मैं मंत्री बना हूं, कोशिश करते रहे, और अभी 2 प्लांट हम यूरिया कोल गैसिफिकेशन से यूरिया बना रहे हैं। हमारे देश में हम यूरिया बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसी के साथ अमोनियम नाइट्रेट भी इंपोर्ट करते हैं। आज उसमें से हम लोग मिथेनॉल बना सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर सारस्वत, जो हमारे नीति आयोग में है, वो मेरे साथ पिछले अनेक सालों से काम कर रहे हैं। और हमने अशोक लेलैंड की, अभी मैंने बंगलोर में 20 बसेस, बंगलोर स्टेट कारपोरेशन की, ये 20% मिथेनॉल जो 25 रुपए लीटर से है, वो डीजल में डाला। उसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ और अशोक लेलैंड ने उनके ट्रक को 100% मिथेनॉल पर लाया, तो वो 25 रुपए लीटर का। आसाम पेट्रोलियम 100 टन मिथेनॉल रोज बनाता है और मैंने बहुत कोशिश की थी, इंजन तैयार हो गया था, मेरे पास वो डिपार्टमेंट नहीं है, कि हमारे जो मरीन इंजिन्स है वो मिथेनॉल पर कन्वर्ट करें। स्वीडन में एक स्कैनिया करके कंपनी है, उनके बड़े बड़े क्रूज मिथेनॉल पे चलते हैं। और हम जो ऑयल यूज करते हो इतना गंदा है, जो शिपिंग में यूज करते हैं, उससे पोल्यूशन भी होता है और कॉस्ट भी ज्यादा है। और मिथेनॉल हमारे देश में कोयले से बनता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी बसेस भी 100% मिथेनॉल पर, ट्रक भी चल सकती है, और वो भी हमारे पास आई है। बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इथेनॉल, और अभी इथेनॉल में भी एक टेक्नोलॉजी आई है। मैंने एक बार रशिया में कहीं तो भी सुना कि ऐसी टेक्नोलॉजी है कि माइलेज इथेनॉल का और पेट्रोल का सेम होगा। अभी प्रेजेंटली 1 लीटर इथेनॉल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml इथेनॉल इक्वल टू 1 लीटर पेट्रोल। ये थोड़ी उसकी माइलेज कम पड़ता था। हमारे इंडियन ऑयल की रिसर्च लेबोरेटरी में राम कुमार, जो डायरेक्टर है इंडियन ऑयल के, उनको और पेट्रोलियम मंत्री और सेक्रेटरी को और वैद्य साहब जो है इंडियन ऑयल के, उनको मैंने घर पर बुलाया और रशियन साइंटिस्ट को भी बुलाया। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी आइडिया है पर ये संभव नहीं है। तो मैंने उनको हिंदी में कहा कि गाजर की पूंगी है, बजाओ, बजती है तो बजाओ, नहीं तो छोड़ दो। और अभी ARI और उन दोनों ने प्रयोग करके ये बात सिद्ध हो गई कि इथेनॉल का माइलेज और पेट्रोल का माइलेज सेम हो सकता है। और अब पेट्रोल मिनिस्टर को उन्होंने दिया, इसके कारण हमारे हजारों करोड़ रुपए बच सकते हैं। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे पास गाड़ी है फ्लेक्स इंजन। फ्लेक्स इंजन ब्राजील में है, कनाडा में है, USA में है। उसका मतलब यह है कि आप पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल डालो, और इथेनॉल डालने के कारण इथेनॉल का रेट 60 रुपए, पेट्रोल का 120 रुपए। मेरी आग्रह पर, मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री और मेरे अंडर ही सब है, इसलिए मैं जबरदस्ती करके करा लेता हूं। बजाज, TVS और हीरो ने अपनी 2 व्हीलर फ्लेक्स इंजन पे तैयार की है। इतना ही नहीं तो ऑटो रिक्शा भी तैयार की है, और टोयोटा ने भी अपने मॉडल्स को अब फ्लेक्स इंजन में तैयार किया है। और उसमें जो उनकी इनोवा है, वो अगस्त महीने में, मुझे आज कल मिलने के लिए आने वाले, मैं उनके पीछे पड़ा हूं, वो 100% फ्लेक्स इंजन पर अपनी गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं। अगर वो गाड़ी आप यूज करोगे तो पेट्रोल का रेट समझ लीजिए 25 रुपए लीटर के भाव से होगा, यानी आपकी 75% बचत होगी, उल्टा प्रदूषण भी कम होगा। मैं तो चाहता हूं कि देश से पेट्रोल डीजल को हद्दपार किया जाए, और ये इसमें जो जो ये प्रयास हो रहे हैं उसमें हमें क्षमता है। और ये जो बायो CNG, भाभी एक ब्लू एनर्जी करके कंपनी है, पूना में, चाकन में उनकी ट्रक बनाते हैं। एक ट्रक 1600 किलोमीटर एक बार गैस भरने के बाद जाता है। 16 पंप अगर देश में डालेंगे तो ट्रक चलेगी। फियाट का इंजन है, और वो ट्रक LNG पर आती है। और LNG का इकोनॉमिक्स ऐसा है कि जहां 100 रुपए का डीजल लगता है, वो 40 रुपए का LNG लगता है, तो 60 रुपए की बचत है। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है, चाइना में 8 से 10% है, और विशेष रूप से यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में 12% है। और अगर हमने ये रोड तो हमने अच्छे बनाए, अभी कोई प्रॉब्लम, दिल्ली से मुंबई करीब 52 घंटे लगते थे ट्रक को, अब मेरे हिसाब से 20-22 घंटे में चला जाएगा। तो अब ऐसे रोड बन रहे जैसे दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, 2 घंटे में होगा दिसंबर के बाद। हरिद्वार 1.5 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से चेन्नई 2 घंटे में, और अब बेंगलोर से मैसूर 1.25 घंटे में हो गया। तो नेचुरली फ्यूल और रोड दोनों अच्छे हो जाएंगे
तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट पे आएगी, तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा। तो एक तरफ प्रदूषण की भी चिंता करना और दूसरी ओर हमें निश्चित रूप से कॉस्ट इकोनॉमिक्स की भी चिंता करनी है। और मुझे लगता है कि अब एक चैलेंज है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। मैं सब प्रयोग खुद करता हूं, जितना मैंने बोला है उसके सब मेरे पास प्रयोग है। इसलिए मैं कोई भी बात लीडर हूं करके हवा की नहीं कर रहा हूं, जिसको देखना वो आ जाए मेरे पास। मैं खुद 2 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार करता हूं, बायो सीएनजी का भी प्लान डाला है। तो मैं ये सब प्रयोग खुद करता हूं और मेरी पैशन है। और मुझे ध्यान में है कि जब तक लोगों का विश्वास नहीं बैठता तब तक कहीं नहीं होता। एक बार मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा था तो मेरे पत्नी ने मुझे पूछा कि आप बोलते हैं पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो लोगों का कैसे बैठेगा। तो मैंने तुरंत विक्रम किर्लोस्कर को कहा कि मुझे हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए। अब मेरे पास है, दिल्ली में मैं घूमता हूं, देश की पहली गाड़ी है और हाइड्रोजन की गाड़ी वो मर्सिडीज से अच्छी चलती है। और मैं फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के लैबोरेटरी से हाइड्रोजन भरता हूं। हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। एक जो है, वी आर नंबर 1 मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर इन द वर्ल्ड। पर इलेक्ट्रोलाइजर के साथ जो हाइड्रोजन तैयार होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन जरूर है और उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है, क्योंकि 1 किलो हाइड्रोजन बनाने के लिए 50 यूनिट पावर लगती है और इलेक्ट्रोलाइजर 1.25 करोड़ का है। पर दूसरा जो हाइड्रोजन है वो ब्लैक हाइड्रोजन है जो कोयले से बनता है, और तीसरा हाइड्रोजन जो है ब्राउन है जो पेट्रोलियम से बनता है। पर सबसे अच्छी बात है जो वेस्ट टू वेल्थ है। मैं अक्सर 2 बातें लोगों को कहता हूं, वन इज नॉलेज टू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And the second important is conversion of waste into wealth. और मैं ये मानता हूं कि ये संभव है। मैं नागपुर का सांसद हूं। मैं 7 साल पहले हमने अपने शहर का टॉयलेट का पानी शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के पावर जनरेशन के लिए कोराडी और खापरखेड़ा बेच दिया है, और टॉयलेट का पानी बेचकर 300 करोड़ रुपए साल के मिलने वाली हमारी महानगर पालिका है। दूसरा प्रयोग मथुरा में है, आपके नजदीक। मैंने किया था, मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, तो 90 नेबल्टी स्लज मथुरा का, वो वहां से हमने साफ पानी किया और हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट किया। हाइब्रिड एन्युटी का मतलब 40% फ्रॉम गवर्नमेंट, 60% फ्रॉम इन्वेस्टर। त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी है, और वो प्रोजेक्ट उन्होंने किया। और जो पानी शुद्ध होगा वो इंडियन ऑयल खरीदती है और 20 करोड़ साल के देते हैं, तो 40% में ही प्रोजेक्ट हुआ। मथुरा का स्लज प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ और आज 20 करोड़ इंडियन ऑयल दे रही है। तो ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और सरकारी मदद से 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी ये सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की हो सकती है। ये जो सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे उससे मेटल, ग्लास और प्लास्टिक निकलता है। आजकल प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल तैयार करके वो भी यूज हो रहा है। और अभी मैंने आपके दिल्ली के रिंग रोड में UR2 में, जो काफी दिल्ली के लिए फायदे का होगा, कि आप जब पंजाब हरियाणा से आते पानीपत के बाद पेरीफेरल रोड, वहां से हमने नया रोड बनाया है। और वो रोड से आप वहां से अगर एयरपोर्ट आएंगे तो 2 घंटा लगता है, और उस रोड से 20 मिनट में आप 3 मूर्ति द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में पहुंचेंगे। उस रोड पर हमने 20 लाख टन दिल्ली का कचरा रोड में डाल दिया है, और अब वो कचरे को सेग्रीगेट करके उसके मशीन्स हैं, तो बाकी भी वेस्ट को रिसाइकलिंग कर सकते हैं। यही काम अहमदाबाद डोलेरो रोड पर हमने 30 लाख टन कचरा अंदर डाला। और अब ये कचरे में जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बायोडाइजेस्टर में डालकर सीन गैस तैयार करके उससे भी हाइड्रोजन तैयार होता है। हाइड्रोजन में 2 टेक्नोलॉजी है। एक जो टेक्नोलॉजी विशेष रूप से मुझे अच्छी लगी वो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, उन्होंने 1 टन ऑफ बायोमास इज गिवन 100 kg ऑफ हाइड्रोजन। यानी उससे जो है वो बायोमास से सीन गैस यूजिंग ऑक्सीजन एंड स्टीम एंड सीन गैस से प्योर हाइड्रोजन गैस सेपरेशन करके मिलता है, जिसकी कीमत 125 से 150 रुपए किलो आती है। और मेरी ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते इच्छा है
कि हाइड्रोजन की कीमत 100 रुपीज पे आई और 450 किलोमीटर गाड़ी उसमें चलेगी, तो कौन किस लिए पेट्रोल और डीजल यूज करेगा। जब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता था तो लोग मुझे बोलते थे रास्ते में गाड़ी बंद होगी तो क्या होगा, चार्जिंग कैसा होगा, दुनिया भर के सवाल पूछते थे। अब कोई नहीं पूछता। अब मेरे पास आते हैं कि वेटिंग लिस्ट है साल भर की, आउट ऑफ टर्न हमको गाड़ी दिलाओ। टाटा वाले मेरे पास एमडी आए थे, मुझे बता रहे थे कि साहब हम दुगना प्रोडक्शन कर रहे हैं। मैंने बोला तुमको बिजनेस नहीं समझता। मैं बोला तुम महाराष्ट्र से हो, मराठी हो, तुमको बराबर समझता नहीं। अरे 2 गुना नहीं 10 गुना बढ़ाओ तो भी तुम नहीं दे सकोगे, इतना पोटेंशियल है। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ से है। वर्ल्ड के ऑल रेप्यूटेड ब्रांड्स हमारे यहाँ है। हमारा एक्सपोर्ट 50.3 लाख करोड़ का है। ये हीरो, बजाज, टीवीएस की 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। 4.5 करोड़ लोगों को इस इंडस्ट्री ने जॉब दिया है और अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली ये इंडस्ट्री है। और अब हमको 7.5 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। अब 15 लाख करोड़ की अगर हमको बनाना है तो हमारे देश में कितना रोजगार तैयार होगा, कितना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा, ये आप ही सोचो। और आज अभी हमारे यहाँ मर्सिडीज मैंने लॉन्च की पूना में 1-2 महीने पहले, तो जर्मनी से एमडी आए थे, उन्होंने कहा था मिनिस्टर हमने निर्णय किया है कि इसके बाद मर्सिडीज केवल इलेक्ट्रिक की ही गाड़ी तैयार करेगी, बाकी कोई नहीं करेगा। दुनिया में बहुत बड़े गति से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इस समय इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों को सबसे बड़ा एडवांटेज है। हम वर्ल्ड की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 4थे नंबर पे थे और अभी पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर जापान, चौथे नंबर पर इंडिया था। पर अब हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए हैं और मेरा विश्वास है कि 5 साल में अंदर इंडिया नंबर 1 पर होगा। इतनी पोटेंशियल हमारे पास है। तो मेरा निश्चित रूप से आपको यही सुझाव है कि इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, और इसमें सोर्सेस को आप कचरे को यूज करो, वेस्ट वाटर को यूज करो। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे एक बार चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया था कि ये दिल्ली के पोल्यूशन पर पीएल थी, तो मैंने एक छोटी किताब तैयार करके उनको प्रेजेंट दी है। ये परली से अभी सीएसआईआर और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बिटुमिन बनाया और अभी हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है। 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन इंपोर्ट होता है। तो मैंने अभी योजना तैयार की है कि ये परली जो जलाते पंजाब हरियाणा में, अब ये यहाँ किसान, ये अन्नदाता था, फिर ऊर्जादाता हुआ, अब उसको बिटुमिन दाता बनाना है और सब किसान बिटुमिन तैयार करेंगे और जितना करेंगे उतना हम खरीद करेंगे। हमारे पास तो स्काई इज द लिमिट, इतने रोड बना रहे कि हमारे पास सब बिटुमिन लगेगा, हम उनका ले लेंगे, तो किसानों में भी रोजगार तैयार होगा। तो मेरा निश्चित रूप से आपको यही कहना है कि फ्लैश, अब फ्लैश से बहुत सी बातें हो रही है, अब उसकी बिल्डिंग बन रही है, काफी यूज हो रहा है। वेस्ट प्लास्टिक 7% हम पेट्रोल में डाल रहे हैं, अपने बिटुमिन में डाल रहे हैं। रबर के बारे में टायर जो थे उसको इंपोर्ट करने को अनुमति नहीं थी। मैंने कहा कि सर्कुलेशन इकोनॉमी ये बहुत बड़े रोजगार निर्माण कर सकती है और इसलिए अभी हमने निर्णय किया कि विशेष रूप से टायर इंपोर्ट करने की अनुमति दी और उसकी जो पाउडर है, रबर पाउडर, वो अब हम 15% बिटुमिन में डाल रहे हैं। तो कॉस्ट भी कम हो रही और क्वालिटी भी सुधर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बड़े प्रमाण पर वेस्ट मटेरियल को कैसे उपयोग में लाए, प्रदूषण को कम कैसे करें, ताकि ये जो वेस्ट मटेरियल है इसका अगर रिसाइकलिंग होता है, सर्कुलेशन इकोनॉमी बढ़ती है, तो स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री का है वो सक्सेसफुल होगा। गंदा पानी जो नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है उससे हाइड्रोजन तैयार कर सकते हैं। जो लिक्विड सॉलिड वेस्ट है ऑर्गेनिक, उससे हम सीएनजी, एलएनजी बायोडाइजेस्टर में डालकर बना सकते हैं और उसी से हाइड्रोजन भी बना सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है वो जिसका नीड बेस्ड रिसर्च, अवेलेबिलिटी और आवश्यकता के ऊपर रिसर्च होना चाहिए। रिसर्च हमारे
सोसाइटी को सस्टेनेबल करने वाला चाहिए। आप जरूर करिए, चंद्रयान पर भेजने का करिए, सूरज पर जाइए, पर मैं हर समय पूछता हूं कि मेरे गांव में आपका रिसर्च का उपयोग क्या है, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए उसका उपयोग क्या है। वहां का लाइफ सस्टेनेबल होने के लिए जो रिसर्च होगा, दैट इज टू बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। और इसलिए आने वाले समय में जो रॉ मटेरियल जहां अवेलेबल है उसका उपयोग करके वैल्यू एडिशन करते हुए और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जो साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, मैंने 6000 करोड़ दिल्ली के यमुना के शुद्धिकरण के लिए दिए। जायका का के प्रोजेक्ट, मेरा सपना था कि एमपीबीएस सी प्लेन, पानी पे उतरने वाले जहाज से यमुना फ्रंट से उड़कर ताजमहल के पीछे उतरेंगे और 15 मिनट में पहुंचेंगे, 2 घंटा ताजमहल देखेंगे और फिर हवाई जहाज में बैठकर यहां वापस आ जाएंगे। ये कठिन नहीं है, ये प्रयोग भी यशस्वी हुआ। अब एक कंपनी 100 एमपीबीएस वाटर प्लेन ले रही है। तो हमारे यहाँ पोटेंशियल ही पोटेंशियल है। जहां पोटेंशियल है वहां उपयोग करते हुए इको फ्रेंडली अप्रोच का उपयोग करना होगा, ग्रीन फ्यूल का उपयोग करना होगा, ग्रीन इलेक्ट्रिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो निर्माण करनी होगी। और इलेक्ट्रिक का ट्रांसपोर्ट बहुत ही सस्ता है। मैं आईआईटी को आह्वान करूंगा कि मैं ये जो दिल्ली का UR2 रिंग रोड, इसको हाईवे बना रहा हूं। ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक केबल से ट्रक और बसेस चल के जयपुर जाएगी। तो मैं बहुत टेक्नोलॉजी के संशोधन में हूं कि कोई इसमें काम करे, ताकि बाहर के लोगों के बजाय हमारे देश के लोगों की कैपेबिलिटी को प्रोत्साहित करें। हमारे में कमी नहीं है। हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में हमारे डॉक्टर्स नाम कमाया उन्होंने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अच्छे हैं, और इनोवेशन और रिसर्च में हमारे इंजीनियर्स कहीं कम नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में पर्यावरण की रक्षा करते हुए, इकोनॉमी को बढ़ाते हुए हमें आगे कैसे जाना, ये सोचना होगा। और विशेष रूप से एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल एरिया में हमें ऐसी टेक्नोलॉजी लानी होगी कि जहां हम एम्प्लॉयमेंट खड़ा करें, ताकि लोग गांव से शहर की ओर नहीं आएंगे। गांव जैसे स्मार्ट शहर है, सिटी है, वैसे स्मार्ट विलेजेस बने, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़े और किसान सुखी समृद्ध संपन्न बने, तो दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में झोपड़पट्टी रहने का कोई कारण ही नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट को विरोध मत करिए, बट डेवलपमेंट विथ प्रोटेक्टिंग इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसी साथ के साथ हम लोग आज का ये पर्यावरण दिन आज मना रहे हैं। हम सब के प्रयासों से आने वाले समय में निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने 2070 के पहले कार्बन न्यूट्रल करने की बात कही है, अगर सब लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप में हमें सफलता मिलेगी। और आप लोग भी जरूर इसमें सहयोग करिए, यही अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।